सेंट्रल मेटल आयन है क्या? किस प्रकार के आयन को हम लोग सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं? आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, जितना हम डिफिनेशन बोलते जाएंगे आप लिखते जाएंगे। राइट, चलिए हमने एक एग्जांपल लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड का K4Fe2O6। यहां पर बात करें पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कौन सेंट्रल मेटल आयन है। यहां पर बच्चों जो Fe होते हैं ये सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, केंद्रीय धातु आयन होते हैं। अब ये केंद्रीय धातु आयन है क्या? वे आयन, आप कह सकते वे आयन या वे धनायन या वे धातु जो एक या एक से अधिक उदासीन अणु अथवा ऋणायन से जुड़कर किसी संकुल का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु आयन। राइट, हमने क्या कहा? वे आयन या आप कह सकते हैं वे धनायन। जैसे यहां पर ये केंद्रीय धातु है, सेंट्रल आयन है। ये कैसा बच्चों धातु है? एक ऐसा आयन है जो एक या एक से अधिक उदासीन अणु या ऋणायन से जुड़कर क्या करते हैं? ये संकुल का निर्माण करते हैं। राइट, ऐसे आयन को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु आयन कहते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये है कि ये जो केंद्रीय धातु आयन है ये जुड़ता है उदासीन अणु ऋणायन से। इसका क्या मतलब है? कभी कभी ये धनायन से भी योग करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो साइनाइड है, तो बच्चों ये जो साइनाइड होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये एसिडिक रेडिकल होता है, अम्लीय मूलक। जितने भी ऋणावेशित आयन के होते हैं वो सभी एसिडिक रेडिकल होते हैं, अम्लीय मूलक होते हैं। तो ये पहले ऋणायन से जुड़ा उदासीन अणु से भी जुड़ते हैं, वो भी हम एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, जैसे Cu NH3 राइट। यहां पर जो NH3 है, NH3 लिगैंड है। लिगैंड इस सेंट्रल एटम Cu कॉपर से जुड़ा हुआ है। ये जो लिगैंड है, अब बात यह है कि लिगैंड कैसा है? उदासीन है, ऋणायन है या धनायन है? बच्चों ये अगर बात करें NH3 की तो ये न्यूट्रल है, उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। राइट, तो इस प्रकार के जो सेंट्रल एटम होते हैं उदासीन अणु अथवा ऋणायन से जुड़कर संकुल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब हम लोग जानेंगे किसी संकुल आयन पर स्थित आवेशों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। चलिए, अगर आप इसे फटाफट नोट डाउन कर लिए तो अब हम लोग जानते हैं संकुल आयन पर स्थित आवेशों की संख्या ज्ञात करना। संकुल आयन पर स्थित आवेशों की संख्या ज्ञात करना। राइट, अब हम लोग सीखेंगे संकुल आयन पर स्थित आवेशों की संख्या ज्ञात करना। जैसे यहां पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4Fe2O6। जब आप इसे जल में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? 4K प्लस FeCN6 -4 में टूट जाएगा। यहां पर ये सिंपल, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकर यौगिक है, या इसी को आप उपसंयोजन यौगिक, या इसी को आप संकुल यौगिक, या इसी को आप जटिल यौगिक भी कह सकते हैं। जटिल यौगिक बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इसे जल में घोलेंगे तो ये अपने उन आयनों का परीक्षण नहीं देते जिससे ये बने होते हैं, बल्कि संकुल आयनों का परीक्षण देते हैं। और ये संकुल यौगिक की खासियत होती है, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जटिल यौगिक। और यहां पर जो हम लोग देख पा रहे हैं ये संकर आयन है, ये पूरा का पूरा संकर आयन है कि नहीं? ये जो आप देख, इसे आप पूरा पूरा संकर आयन बोलेंगे। ये जो है 4 नेगेटिव चार्ज उपस्थित है, इसी पर ये 4 नेगेटिव चार्ज आ कैसे जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानना है। हेडलाइन है संकुल आयन पर स्थित आवेशों की संख्या ज्ञात करना। इसका फार्मूला होता है संकुल पर स्थित आवेश, संकुल आयन पर स्थित आवेश, संकुल आयन पर
स्थित आवेश। संकुल आयन पर स्थित आवेश फार्मूला क्या होगा? केंद्रीय धात पर स्थित आवेश, केंद्रीय धात पर स्थित आवेश धन लिगैंड पर स्थित आवेश, लिगैंड पर स्थित आवेश। ये आपका फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने क्या लिखा? संकुल आयन पर स्थित आवेश विच इज इक्वल टू केंद्रीय धात पर स्थित आवेश धन लिगांड पर स्थित आवेश के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी किसी संकुल आयन पर स्थित आवेश हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे ध्यान दीजिए, अभी हमने इस पर आवेश निकालना हो हमें, FeCN6 राइट पर स्थित आवेश, पर स्थित आवेश बराबर। अब इस पर स्थित आवेश निकालने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? केंद्रीय धात पर कितना चार्ज होगा, ये सेंट्रल एटम है तो इस पर कितना चार्ज होगा ये आपको मालूम करना होगा। दूसरा लिगैंड, ये जो केंद्रीय धात से साइनाइड टाइप के जो जुड़े होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, एनीवन समथिंग, तो इन पर चार्ज कितना होता है, इन दोनों जब हम लोग योग करेंगे तो किसी संकुल आयन पर स्थित आवेश मालूम हो जाएगा। राइट, चलिए एक एक करके जरा इनके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें निकालेंगे इस आयन पर कितना आवेश होता है, इस पर। राइट, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये हमें कैसे मालूम हो कि केंद्रीय धात पर कितना आवेश है, कितना चार्ज हो? जैसे हमने, अब देखिए हमारे पास है K4 FeCN6 राइट। तो हमने इसे क्या किया, हमें इसमें निकालना है बच्चों कि केंद्रीय धात पर आवेश कैसे मालूम करते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये चीज हमेशा मालूम करना है हम लोग को। अगर जब भी आप केंद्रीय धात सेंट्रल एटम पर आवेश निकालना हो तो आप सीधा क्या करिए, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, उस पर कितना आवेश है ये मालूम हो जाएगा। आवेश आता कैसे है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। राइट, तो यहां पर देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम की कितनी होगी? +1 होगी, और एक पोटेशियम की +1 तो 4 का कितना होगा? +4। ये इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका निकालना तो 1 मान लेंगे, +6। साइनाइड Cn मूलक है तो इस पर सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 इक्वल टू पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 के इक्वल होती है, +4 + x - 6 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या? +2। राइट, इस प्रकार से हम लोग किसी केंद्रीय धात पर स्थित आवेश मालूम करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, केंद्रीय धात के आपको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा केंद्रीय धात पर कितना चार्ज है। राइट, केंद्रीय धात पर कितना चार्ज है? यहाँ पर +2 चार्ज, तो यहाँ पर हमने लिखा +2 चार्ज। राइट, चलिए अब लिगैंड पर स्थित आवेश कैसे मालूम करते हैं बच्चों? जो लिगैंड पर स्थित आवेश है ये बहुत ही सिंपल है। साइनाइड आयन, यहां पर देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 थी, इसका मतलब है साइनाइड ये मूलक है, इस पे सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। राइट, तो यहां पर कुल कितने लिगेंड्स है? 6 है लिगेंड्स, प्लस लगा देंगे, 6 - 1 इक्वल टू कितना आया? -4। तो आप देखिए इस पर -4 नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, यहां पर कितना है? -4। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। संकुल आयन पर स्थित आवेशों की संख्या ज्ञात करना। हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? केंद्रीय धात पर स्थित आवेश लिगांड पर स्थित आवेश की योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। एक और इसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहां पर जो हम एग्जाम्पल लेंगे बच्चों वो होगा CuNH3 और यहां पर ये लगा दिए। राइट, चलिए अब इसके बारे में जरा हम लोग सीख लेते हैं। और ये पूरा का पूरा कंपाउंड है क्या? अगर इसके फुल कंपाउंड की बात करें तो ये होता है इस प्रकार से CuNH3 4SO4।
ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा कंपाउंड है। तो यहां पर हमने केवल इतना लिया, इस पर कितना चार्ज है अभी मालूम हो जाएगा, राइट। तो यहां पर केंद्रीय धात पर आवेश कितना है, तो आप जब Cu की निकालेंगे आवेश, तो इसकी जब आक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा, +2। हमने अभी आपको बताया प्लस। NH3 उदासीन न्यूट्रल क्या है, लिगैंड्स है। तो यहां पर कितने लिगैंड्स है, 4 इंटू क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। तो बच्चों इस पर +2, इस पूरे पर +2 चार्ज होता है। कैसे, जब आप इसे जल में डिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Cu NH3 होल 4 +2 प्लस SO4, राइट। तो इस प्रकार से आप समझ पाए संकुल आयन पर स्थित आवेशों की संख्या कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इनसे संबंधित आगे कुछ हेडलाइन के बारे में जानते हैं। चलिए ले लीजिए। अब बच्चों हम लोग जानेंगे किसी संकुल में केंद्रीय धातु से जो लिगैंड जुड़े होते हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये क्या होता है। जैसे अब हेडिंग डालिए, उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या है क्या, इसके बारे में जरा हम लोग सीखते हैं। यहां पर हम लोग जरा एग्जांपल से समझेंगे। सपोज मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है Cu NH3 होल 4 SO4, राइट। बच्चों अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, उप सहसंयोजन संख्या की बात करें, ये बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो Cu है इससे देखिए कुल कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं। जब Cu से यदि 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजन संख्या है क्या, 4 है। उप सहसंयोजन संख्या का मतलब है क्या, आप जानते हैं अगर सोडियम क्लोरीन से जुड़ेगा तो इस प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल लगेगा। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ेगा यहां पर सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड के द्वारा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। इस प्रकार से ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन यौगिक जो उप सहसंयोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक। यही है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जिसे हम लोग एक तीर यानी एरो से दिखाते हैं। तो यही हम लोगों को नंबर ज्ञात करना है, कितना नंबर है। चलिए अच्छा, यहां पर बच्चों जो केंद्रीय धातु से लिगैंड जुड़े होते हैं, लिगैंड होते क्या है, इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, लोन पेयर, जिसे हम लोग एलपी कहते हैं शॉर्टकट में। तो ये अपना एलपी लोन पेयर क्या करेंगे, जो लिगैंड्स होते हैं अपना लोन पेयर एलपी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेंगे, केंद्रीय धातु को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, देंगे, राइट। तो जब जाहिर सी बात है कोई परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी दूसरे परमाणु को जब पूरी तरह डोनेट करता है तो इस प्रकार से जब दोनों के मध्य बंध बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध। तो यहां पर देखते हैं कैसे बॉन्ड बनाते हैं। ये आप देख पा रहे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। यहाँ पर एक केंद्रीय धातु है Cu, तो हमने Cu लिखा। और यहाँ पर देखिए अमोनिया कितना है, 4 है। एक को हमने इस साइड में, दूसरे को इस साइड में, तीसरे को इस साइड में, चौथे को इस साइड में, और यहाँ पर ये NH3 बैठे हैं। ये अमोनिया करते क्या है, ये अमोनिया बच्चों अपना जो लोन पेयर होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं,
वो सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु आयन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, देते हैं। और इस पर कुल कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज, प्लस ये जो SO4 माइनस है वो बाहर हो जाएगा। अगर इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इस पर कितना, संकुल आयन पर कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो बच्चों इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है CO कोऑर्डिनेशन नंबर, CN कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कितना आया, 4, राइट। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कई बार परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। किसी संकुल यौगिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधा देखना है सेंट्रल एटम से कितने लिगांड्स एडेड हैं, कितने लिगांड जुड़े हुए हैं। जितने लिगांडों की संख्या होगी वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, राइट। चलिए अब आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसके सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। अब यहां पर हम जो एग्जांपल लेंगे बच्चों वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का लेंगे, यानी K4FeCN6, K4FeCN6, राइट। तो यहां पर जो K4FeCN6 है, ये देखिए बहुत ही सिंपल है। Fe यहां पर सेंट्रल एटम है, साइनाइड यहां पर लिगांड है। तो यहां पर जो Fe सेंट्रल एटम है, इससे कुल कितने लिगैंड्स जुड़े हुए हैं, 6। इसका बच्चों जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो कितना हुआ, 6, राइट। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं किसी संकुल यौगिक में उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे मालूम करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग सीख पा रहे हैं। चलिए अब आप हेडिंग डालिए उप सहसंयोजन क्षेत्र, उप सहसंयोजन क्षेत्र, उप सहसंयोजन क्षेत्र। कोऑर्डिनेशन एरिया, ये कोऑर्डिनेशन एरिया यानी उप सहसंयोजन क्षेत्र है क्या, इनके बारे में जरा हम लोग जानते हैं। बच्चों अपने जरा दिमाग माइंड से आप समझिए कि उप सहसंयोजन क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं। उप सहसंयोजन क्षेत्र एक ऐसा एरिया होता है जहां पर केंद्रीय धातु आयन लिगांडों से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, वही होता है उप सहसंयोजन क्षेत्र। हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया K3FeCN6, अब इसका नाम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। जब यहां पर K4 होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो जाता है, जैसे ही K4 से K3 होगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड हो जाएगा। या फिर आप समझ सकते हैं जब ऑक्सीकरण संख्या कम थी तो हमने फेरो लगाया था, ऑक्सीकरण संख्या जब बच्चों कम थी तो वहां फेरो लगाया, जब अधिक हुई तो फेरी लगा दिया, राइट। अब ऑक्सीकरण संख्या Fe की +3 निकल के आएगा। यहां पे आप देख रहे हैं ये सेंट्रल एटम है और ये लिगैंड्स है। सेंट्रल एटम से कुल 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं और ये कहां पर उपस्थित है, दीर्घ कोष्ठक के अंदर। इसे हम लोग बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, दीर्घ कोष्ठक बोलते हैं। केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगांडों को सदैव दीर्घ कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजन क्षेत्र। और इसी को कहा जाता है आकर्षण का प्रथम गोला। जो धनायन या ऋणायन इसके बाहर उपस्थित होंगे उसे हम लोग आकर्षण का द्वितीय गोला कहेंगे। जैसे यहां पर आप जरा समझिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने बोला, इसी को आप दीर्घ कोष्ठक कहेंगे। दीर्घ कोष्ठक के अंदर केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगांड हैं, राइट। यहां पर ये कहां पर लिखे गए हैं, दीर्घ कोष्ठक के अंदर, इसी को हम लोग कहेंगे उप सहसंयोजन क्षेत्र। अच्छा, ये जो सेंट्रल एटम है लिगांड से जो जुड़े होंगे, अगर बात करें इनकी, तो जो जब ये ऐड होते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। उप सहसंयोजक बंध के द्वारा तो बने, लेकिन ये दीर्घ कोष्ठक के अंदर तो ये इसका पूरा एरिया बन गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे उप सहसंयोजन क्षेत्र, या इसी को आकर्षण का प्रथम गोला भी कहते हैं।